Hello student, today our new topic is circular motion in the chapter motion in a plane. सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में आपको बताया था। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, इसमें कुछ एक्सियल वेक्टर हमारे इन्वॉल्व होंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। व्हेन ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट मीन्स when a particle is moving on the circular path in such a way that its speed remains constant but its velocity is changing regularly, then such type of motion is known as uniform circular motion. जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से आपका मूव करता है कि ड्यूरिंग द होल मोशन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम ये बोलते हैं कि पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करेगा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी डायरेक्शन रेगुलर चेंज होती रहेगी। इस बात को आप यहाँ फिगर में आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर दो फिगर हमने आपके सामने बनाई हुई हैं। एक फिगर में हमारा ये जो पार्टिकल है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है और इस वाली फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, चाहे आप इस फिगर में देखिए चाहे आप इस फिगर में देखिए, पहले हम इसको लेते हैं। इसमें पार्टिकल हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पार्टिकल की लेंगे, पी पॉइंट पर ले लें, चाहे क्यू पर ले लें, चाहे एस पर ले लें और चाहे आर पर ले लें। पी क्यू आर एस, इसमें से कोई भी पोजीशन आप देखिए, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में होती है। तो अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो पी पॉइंट पर अगर पार्टिकल आया ऐसे मूव करता हुआ क्लॉकवाइज, तो पी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ इसलिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि पार्टिकल हमारा किस तरीके से रोटेट कर रहा है। आप अगर इस फिगर में देखिए तो पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसी पी पॉइंट पर टेंजेंट आपकी ऊपर जा रही है, तो ये डायरेक्शन यहाँ पर वेलोसिटी की होगी और इस पॉइंट पर इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे होगी, यहाँ पर इधर होगी, यहाँ पर ऊपर होगी और इधर इस साइड होगी। इसी तरीके से इस टाइप के मोशन में देखिए, एंटी क्लॉकवाइज जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पी पॉइंट पर ये डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की, क्यू पर ये हो गई, आर पर ये हो गई और एस पर इस साइड हो गई। और इनके मैग्नीट्यूड V1, V2, V3 और V4 के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। तो वेलोसिटी चेंज इस वजह से हो रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट तब होती है जब उसका मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जरूर नहीं चेंज होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। तो ये आपको हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की। अब जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक एक्सीलरेशन एक्ट करता है और आपको बेसिक आइडिया है कि एक्सीलरेशन जो है किसी न किसी फोर्स से प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक एक्सीलरेशन भी एक्ट करेगा और एक फोर्स भी एक्ट करेगा, और ये जो एक्सीलरेशन पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर इस फिगर में हमने एक्सीलरेशन को शो किया है। देखिए, जब यहाँ पर पार्टिकल आपका पी पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और इस पर जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है वो सेंटर ओ की तरफ है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन अभी भी सेंटर की तरफ है। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी ऊपर हो गई पार्टिकल की और एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है। यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है। इसमें फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है हमने,
कि यहाँ पर वेलोसिटी इधर फोर्स सेंटर की तरफ, वेलोसिटी यहाँ इधर फोर्स सेंटर की तरफ, क्योंकि जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पर आर पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है फोर्स सेंटर की तरफ, एस पर वेलोसिटी इधर है और फोर्स सेंटर की तरफ। तो कोई भी सिचुएशन अगर आप दोनों फिगर में देखिए पी क्यू आर एस, हर एक पोजीशन में आप देख रहे हैं कि जो एक्सीलरेशन या जो फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक ये कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी हो गई कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन या सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है सर्कुलर पाथ के। तो कभी इस तरीके की सिचुएशन अराइज होती है कि अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्पेस में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली वो पार्टिकल उस स्पेस में सर्कुलर पाथ पर ही मूव करेगा। ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए हमेशा के लिए। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो उस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक कैरेक्टरिस्टिक बात हो गई। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? व्हेन ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग circular motion, the angle swept out by its radius vector in a given time interval is known as angular displacement of the particle. When a particle is moving on the circular path, angle swept out by its radius vector in a given time interval is called angular displacement of the particle. आप इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की पी नॉट पर है, सर्कुलर पाथ का सेंटर ओ हो गया, तो पार्टिकल का रेडियस वेक्टर जो होगा वो यहाँ पर ओपी नॉट है और इसका मैग्नीट्यूड है आर। आप रेडियस वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं क्या होता है। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, a vector drawn from the center of circular path to the instantaneous position of the particle is known as its radius vector. तो अगर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन कोई भी हम यहाँ पी नॉट पर ले रहे हैं t इक्वल टू 0 टाइम पर, तो O से P की तरफ, P नॉट की तरफ जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ये रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब T1 आफ्टर टाइम T1 ये पार्टिकल P नॉट से P1 पर आ जाता है। तो जब ये P नॉट से P1 पर आ जाएगा तो इसका रेडियस OP नॉट से OP1 हो जाएगा और कितने एंगल से टर्न हो गया, θ1 एंगल से टर्न हो गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया θ1। आफ्टर टाइम T2 ये पार्टिकल यहाँ से P नॉट से P2 पर आ जाता है, तो ये कितना एंगल से इसका रेडियस वेक्टर टर्न हो गया, θ2 एंगल से टर्न हो गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया θ2। तो अगर इसी फिगर में हम ये रिप्रेजेंट करें कि अगर ये पार्टिकल T1 से T2 टाइम के बीच में, मींस डेल्टा T टाइम में, डेल्टा T टाइम हमारा कितना हुआ T2 माइनस T1, तो अगर हम ये बोले हैं कि T1 से T2 टाइम के बीच में ये पार्टिकल P1 से P2 तक गया है, तो P1 से P2 तक जाने में इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा एस जो होगी डिस्टेंस, इसको हम लीनियर डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं अगर डेल्टा टी हमारा जो है बहुत स्मॉल है तो। अब इस कंडीशन में डेल्टा थीटा कितना होगा, θ2 माइनस θ1। इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन ए पर्टिकुलर टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर OP1 से OP2 आ गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हो गया है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फार्मूला अप्लाई करिए तो आपको डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ हो गई डेल्टा एस और रेडियस हो गई आर। इसकी यूनिट होती है रेडियन। अगर डेल्टा एस जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ये रेडियस के इक्वल हो गई
तो डेल्टा थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो 1 रेडियन कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपको यहां से पता चल गया। इट मीन्स इफ द पार्टिकल कवर्स ए डिस्टेंस on the circular path which is equal to the radius of circle, then angular displacement of the particle is 1 radian। अगर सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है और P1 से P2 तक जाने में ये जो लेंथ कवर कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, वो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है उसके इक्वल है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होगा वो आपका 1 रेडियन होगा। अब आप देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जिस तरीके से हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी स्टडी की थी, लीनियर वेलोसिटी भी आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखते हैं, एस या फिर डेल्टा एस। अब यहां पर अगर आप इस फिगर को फिर से देखें तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल ने अपना मोशन पी नॉट से स्टार्ट किया था। जब ये पी नॉट से P1 पर आता है तो इसको टाइम लग रहा है T1, और यहां से यहां तक आने में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है। और अगर वो यहां से P नॉट से P2 तक जा रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 हो रहा है। इसी तरीके से जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा और टाइम के साथ साथ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। Rate of change of angular displacement of the particle with respect to time is called angular velocity। तो T1 से T2 तक जाने में, T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में, मतलब P1 से P2 तक जाने में पार्टिकल का की जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम निकालना चाहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, where delta theta is the angular displacement when particle goes from P1 to P2, and the time interval in going from P1 to P2 is delta t। So average angular velocity ओमेगा बार, इसको ओमेगा बार सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा है हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर θ2 माइनस θ1 और डेल्टा टी है T2 माइनस T1। अब अगर इसी इक्वेशन में ये टाइम इंटरवल अगर आपका बहुत कम हो, इसका मतलब है पार्टिकल जो है किसी पर्टिकुलर पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, उस टाइम आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो यो कौन सी वेलोसिटी होती है आपको पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए टाइम इंटरवल हम लोग क्या लेते हैं, 0, अप्रोक्सीमेट 0। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दिया हमने यहाँ पर, बिल्कुल 0 नहीं लिया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर हम ले लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी जो है ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। और यहाँ आपको क्लियर है डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। जब डेल्टा को हम हटा करके डी सिंबल यूज करते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पता है कि ये हमारी स्मॉल वैल्यू हो जाती है। अब ओमेगा की यूनिट जो होगी वो यहाँ से निकल करके आएगी, डेल्टा थीटा की यूनिट रेडियन हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, तो इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी हमारी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ओमेगा की निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर यूज करेंगे, और ये हमारा पहला एक्सियल वेक्टर आप पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल आपका ये है कि आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करेंगे पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में। तो थंब जो है जिस डायरेक्शन में जाएगा वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये डायरेक्शन आप देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही अलोंग होगी। यहाँ पर देखिए पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हम अपनी फिंगर को यूं कर्व करेंगे पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में।
तो थंब हमारा किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहां से जा रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो थंब आपका यूं जा रहा है। अगर आप इस वाली फिगर में देखेंगे, इस वाली फिगर में आप देखते हैं तो ये देखिए इस तरीके से जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको हमने बता दिया कि राइट हैंड थंब रूल से हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब अगर पूरा एक राउंड पार्टिकल यहां से पी नॉट से स्टार्ट करके पूरा राउंड कंप्लीट करके पी नॉट पर वापस आ जाता है, तो एक कंप्लीट राउंड में जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 2 पाई हो जाएगा। एक राउंड में आपको आइडिया है भी बेसिक, एक राउंड कंप्लीट होगा तो ये एंगल कितना चेंज हो जाएगा, 2 पाई। तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो जाएगा 2 पाई एंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और एक राउंड कंप्लीट करने में जो पार्टिकल टाइम लेगा वो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो डेल्टा टी हमारा कितना हो जाएगा, इसके टाइम पीरियड कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट राउंड में अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो डेल्टा थीटा को हम क्या लेंगे 2 पाई और डेल्टा टी को क्या लेंगे टी, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पर डेल्टा थीटा 2 पाई और यहाँ पर कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा बार इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल मींस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में पार्टिकल जितने राउंड कंप्लीट करेगा सर्कुलर पाथ पर, सपोज एक राउंड में वो 10 एक सेकेंड में 10 राउंड अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। तो 1 अपॉन टी को हम n से रिप्लेस कर देंगे तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आ गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। इस तरीके से हमने यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया। अब हमारा एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की जो होती है और लीनियर वेलोसिटी जो पार्टिकल की होती है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। इसके लिए फिर हम एक फिगर ले लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सेंटर सर्कुलर पाथ का O हो गया, A पॉइंट से पार्टिकल B पॉइंट पर जा रहा है। A पॉइंट पर जब पार्टिकल है तो इसकी यहां से यहां तक जाने पर इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का वो डेल्टा थीटा हो रहा है, और A से B तक जाने में इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर हम डेल्टा S कंसीडर कर लें, और ये हम मान करके चल रहे हैं कि A से B तक जाने का जो टाइम है ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, तो हम A से B तक का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डेल्टा S कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप इस लाइन को ज्वाइन करके डेल्टा S की वैल्यू देख सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया। अब टाइम इंटरवल अभी हमने बोला कि A से B तक जाने का हम टाइम इंटरवल क्या ले रहे हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, तो हम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देंगे। तो दोनों तरफ कर दिया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इधर हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है और ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इन दोनों से आप फेमिलियर हैं, ये अभी आपने स्टडी किया है। देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, और इसको आप प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी होगी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। इसको आपने यहाँ देख लिया है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम ओमेगा और यहाँ पर हम v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन r, या फिर v इक्वल टू ओमेगा r। वेक्टर नोटेशन में हम इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r।
क्रॉस क्यों लगेगा, इसका रीजन आपको क्लियर है। यहाँ पर ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, आर आपका रेडियल वेक्टर है, ये भी वेक्टर हो गया, और वी भी यहाँ वेलोसिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आपको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो दो वेक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बीच में क्रॉस साइन लगते हैं हम लोग, मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होगा। अब v की डायरेक्शन क्या होगी, v की डायरेक्शन हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से v की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा क्रॉस r की होगी, और ओमेगा क्रॉस r की डायरेक्शन के लिए हमें पता है किधर होती है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस r इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ओमेगा एंड वेक्टर r। सो डायरेक्शन ऑफ v इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ओमेगा एंड वेक्टर r। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में आपस में क्या रिलेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज लीनियर एक्सीलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय a, and the formula for a is equal to dv upon dt. Here dv is the small change in linear velocity in a very small time interval dt. Similarly, when a particle is moving on the circular path, it has a angular acceleration and angular velocity. So if angular velocity of the particle changes with time, then we define angular acceleration as rate of change of angular velocity with टाइम। यहाँ पर देखिए ये एक फिगर है हमारे पास, इसमें एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। सपोज जब ये ए पॉइंट पर है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, और जब ये बी पॉइंट पर आ जाता है सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो मोशन स्टार्ट करने के बाद t1 टाइम पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और t2 टाइम पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। तो t1 से t2 टाइम के बीच में जो इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम लोग लिखेंगे अल्फा बार इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। t1 से t2 के बीच में डेल्टा ओमेगा कितना है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो गया। डेल्टा टी टाइम इंटरवल हो गया जो कि हो गया t2 माइनस t1। ये आपने लिखा हुआ डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस t1। अब अगर सर्कुलर पाथ पर जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हम इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन को मेंशन करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अगर हम इसी फार्मूले में डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दें तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी एवरेज एक्सीलरेशन की, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसके लिए हम यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा आएगा अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। Here d omega is small change in angular velocity of the particle in a very small time interval dt. ओमेगा की यूनिट आपको पता है रेडियन पर सेकेंड होती है और टाइम की सेकेंड होती है, तो अल्फा की यूनिट हमारी आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट भी हो गई इसकी, और एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन। अब इसके बाद लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जब ये पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सपोज ये यहाँ पर है ए पॉइंट पर, अगर हम ये थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लें कि इस टाइम पर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसकी लीनियर वेलोसिटी v है, और o से a तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी r। तो v और r और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है ये ऑलरेडी हमें पता है, तो हम लिखेंगे v इक्वल टू r ओमेगा। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर मूव करेगा तो r तो फिक्स रहेगा और ओमेगा सपोज चेंज होता जा रहा है, तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा हो जाएगा dv अपॉन dt,
और इधर हो जाएगा r कांस्टेंट है आपका, तो dv अपॉन dt, सॉरी d ओमेगा अपॉन dt। अब dv अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विच इज कॉल्ड लीनियर एक्सीलरेशन a, एंड d ओमेगा अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो इसको हम ये और इसको ये लिख सकते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा a इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये हमारा रिलेशन आ गया लीनियर एक्सीलरेशन a और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा में। वेक्टर फॉर्म में हम इसी फार्मूले को लिखेंगे, तो लिखेंगे a वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है r और अल्फा भी वेक्टर क्वांटिटी है और a भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होगा। अब a की डायरेक्शन क्लियर है आपको कि a की डायरेक्शन वही होगी जो अल्फा क्रॉस r की डायरेक्शन है, और अल्फा क्रॉस r की डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा क्रॉस r और a इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर r। तो a की डायरेक्शन क्या होगी? a इज डायरेक्टेड perpendicular to a plane containing vector alpha and vector r, and finally it is decided by right hand thumb rule। ये आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड थंब रूल है, उसी के अकॉर्डिंग फाइनली a की डायरेक्शन आपके पास मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए डेरिवेशन करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमने आपको भी डिफाइन किया था कि व्हेन ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, an acceleration is acting on the particle which is always directed toward the center of circular path. It is known as centripetal acceleration or radial acceleration. Why it is called radial acceleration? Because it is directed along the radius. That is why it is called radial acceleration. तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला फाइंड आउट करते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को भी के लिए भी फार्मूला देख लेंगे। हालांकि फोर्स का चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन जब ये आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स को भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की तरीके से ही हो जाएगी कि व्हेन ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये आपको प्रीवियस क्लासेस से पता ही है फोर्स का फार्मूला, उसी की हेल्प से हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए। तो फोर्स के लिए तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर में एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए फिगर को समझिए पहले। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v1 है और Q पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v2 है। मतलब P से जब ये Q पर जाता है तो इसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो जाती है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी v1 और v2 के सेम ही होंगे। जब P पॉइंट पर है तब इसका रेडियस वेक्टर है OP, और जब ये Q पॉइंट पर होगा तो इसका रेडियस वेक्टर होगा OQ। P से Q तक जब हमारा ये पार्टिकल जाता है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा थीटा, और इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये PQ जो कि होगा डेल्टा S। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका डेल्टा S, और रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया R। अब P से Q तक जब ये पार्टिकल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, मतलब हम v2 माइनस v1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उतना ही चेंज आएगा जितना कि पार्टिकल जब P से Q जाएगा तो इसके रेडियस वेक्टर का जितना एंगल से ये टर्न होगा उतना ही इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। मतलब जितना इसका रेडियस वेक्टर एंगल स्वेप्ट आउट करेगा उतना ही v1 से v2 की डायरेक्शन के बीच में एंगल होगा आपका।
क्योंकि आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन एक्ट करता है पार्टिकल पर और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनता है। तो जब ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हर सिचुएशन में रहने चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में भी एंगल वही रहेगा जो कि यहाँ पर OP और OQ वेक्टर के बीच में होगा। तो ये यहाँ पर हम v2 माइनस v1 वेक्टर सब्ट्रैक्शन के सेकेंड मेथड से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दोनों को हम एक ही पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने v1 वेक्टर ड्रॉ किया, ये v2 वेक्टर ड्रॉ किया। v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से ये जो हमारा AB वेक्टर है और AC वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं अगर B से C की तरफ, तो ये हमारा डेल्टा V वेक्टर हो जाएगा। डेल्टा V क्या होगा, v2 माइनस v1 मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमने चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल है POQ। इस फिगर में POQ में OP की लेंथ और OQ की लेंथ ये सेम है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे BAC, तो BAC में AB की लेंथ और AC की लेंथ सेम है। यहाँ पर ये एंगल डेल्टा थीटा है, यहाँ पर भी v1 और v2 के बीच में एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर ट्रायंगल जब ये हो जाएंगे तो हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल। तो हम इसमें और इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमारा इस ट्रायंगल में से होगा PQ अपान OP की वैल्यू इस ट्रायंगल में BC अपान AB के इक्वल हो जाएगी। तो AB ले लें या AC ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ से PQ अपान OP की वैल्यू BC अपान AB के इक्वल हम लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, PQ अपान OP इक्वल टू BC अपान AB। अब PQ, OP, BC और AB की वैल्यूज हम फिगर की हेल्प से लिखेंगे। तो PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिगर में, डेल्टा S को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे डेल्टा S। OP रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम ले लेंगे R, तो ये R ले लेते हैं। BC डेल्टा V, तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड हो गया डेल्टा V। और AB V1 है, V1 V2 इक्वल है और इसको हम V के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड V1 V2 के सेम होंगे तो इसको हम सिंपल V लिख लेते हैं। तो ये V हो गया। अब V को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डेल्टा V हो जाएगा V अपान R इंटू डेल्टा S। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, बाकी सब ये ऊपर वैसे ही लिखा हुआ है। अब हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि P से Q तक जाने में इसको जो टाइम लग रहा है ये स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो हम यहाँ पर डेल्टा T टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो हमने इधर भी कर लिया लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 और इधर भी कर दिया V अपान R लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा S अपान डेल्टा T। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है इन दोनों से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, आपको पता है लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू A। दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सीलरेशन। तो ये आपका एक्सीलरेशन A हो गया जो कि यहाँ पर आपका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा। और लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T ये हो गया V, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम यहाँ पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की जगह A लिख देंगे जो कि हमारा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन होगा। और लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T की जगह पर हम V लिखेंगे। तो ये A हो गया और ये B हो गया और V अपॉन R ये पहले से रखा हुआ है। तो ये फार्मूला हो जाएगा A इक्वल टू V अपॉन R इंटू V और फाइनली A इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब
v और ओमेगा में भी आपको एक रिलेशन मालूम है, तो इसकी हम एक और फॉर्म बना सकते हैं रेडियल एक्सीलरेशन या सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की। यहाँ पर v की जगह ये r ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये r है तो एक r इससे कैंसिल हो जाएगी पावर इसकी, तो फाइनली हमारा बचेगा a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में हमारा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फार्मूला आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू हम 2 पाई एन बी हमें पता है, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, तो हम इसकी एक और फॉर्म बना सकते हैं। अगर हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ 2 पाई एन रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा a इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर r, तो ये एक और फॉर्म आ गई। अब n फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मींस n इक्वल टू 1 अपॉन t, तो हम टाइम पीरियड के टर्म्स में भी a का फार्मूला बना सकते हैं। n की जगह 1 अपॉन t रखेंगे और उसका स्क्वायर होगा तो ये फार्मूला आ जाएगा a इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। अब जिस तरीके का डाटा आपको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया जाए उस तरीके का फार्मूला अप्लाई करके आप सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेंट्रिपिटल फोर्स भी हम निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, तो सेंट्रिपिटल फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। अब a की बहुत सारी वैल्यूज आपके पास हैं, ये भी है, ये है, वो भी 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो जो वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर 2 वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके दिखाई हैं। a हमने लिखा हुआ है v स्क्वायर अपॉन r, ये अगर हम लेंगे तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, और अगर हम ये वाली लेते हैं a की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर, तो F इक्वल टू m इंटू ए लिखेंगे और ये वैल्यू r की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से आप बाकी भी 2 वैल्यूज रख करके फोर्स का फार्मूला n और कैपिटल T के टर्म्स में बना सकते हैं, n के लिए अलग और T के लिए अलग। अब अगर आप ये देखिए कि अगर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो क्या डिफरेंस आएगा एक्सीलरेशन में, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ इस फिगर में। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, लेकिन अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड पार्टिकल की ड्यूरिंग द होल मोशन कांस्टेंट होती है, लेकिन अब स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है। स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब है इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में भी इस पार्टिकल के ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा होगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट। इसका मतलब है अलोंग द टेंजेंट भी पार्टिकल के ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दी कि स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। सपोज इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज dv। तो इस कंडीशन में p पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने इधर शो कर दी, ये वेलोसिटी v हो गई, अलोंग द टेंजेंट इसकी वेलोसिटी हो गई क्योंकि पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में इसके पास एक एक्सीलरेशन होगा at, और at क्या है हमारा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये लिखा हुआ है। साथ ही साथ पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर भी मूव कर रहा है तो इसके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, या रेडियल एक्सीलरेशन उसको हम बोलते हैं। तो ये आपका हो गया AR। तो अब ये पार्टिकल जो P पॉइंट पर है इसके ऊपर 2 एक्सीलरेशन हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में, मींस सेंटर की तरफ, जो कि आपका रेडियल एक्सीलरेशन होगा। इसको AR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और AC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों एक्सीलरेशन का एक रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका किधर से जाएगा, इस साइड से, बीच से पास होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है A, जो कि पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब इस फिगर से आपको ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल के ऊपर जो एक्सीलरेशन है इस सर्कुलर मोशन में वो A है,
और इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और इस तरीके से मूव करता है कि उसकी स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है, तो उस पर जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट करता है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और वो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए होता है, दो एक्सीलरेशन का कॉम्बिनेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब हम इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग निकाल के देखते हैं। देखिए, पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था तो हम कह रहे थे कि इसकी स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। सपोज dv इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्पीड इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, so its tangential acceleration is written as at is equal to dv upon dt। और अगर हमें पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन पता होता तो हम at की वैल्यू r इंटू अल्फा से भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब रेडियल एक्सीलरेशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला ये होता है, तो AR हमारा हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। तो जिस इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर आपको पार्टिकल का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना है तो उसके लिए पहले आपको AT और AR की वैल्यू उस जगह पर पता होनी चाहिए। तो AT आपका ये हो जाएगा और AR ये हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए AT और AR दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता ही है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ A की जगह ये है, B की जगह ये है। तो उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट से रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आ जाएगा अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। अब ये जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है इसकी डायरेक्शन थीटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम बता सकते हैं। इसी यहाँ पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्रिएट कर लिया और इससे tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर की तरफ ये हमारा एक्सीलरेशन है AR और बेस की तरफ AT है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AR अपॉन AT। तो ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उन्हीं की हेल्प से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का थर्ड केस आप समझिए इसको, और वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हमने सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपको बताया। और जब सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही होती है उस सिचुएशन में एक्सीलरेशन क्या होता है इसको भी आपको फाइनली डिस्कस कर दिया। अब सर्कुलर मोशन के बारे में आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे।